हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। और जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि मैंने थोड़ा सा 11th का स्टॉक किया है। और 12th क्लास के लिए जो 12th क्लास की बोर्ड आ गई है ना, मार्च अप्रैल। मार्च अप्रैल नहीं, शायद फेब में है ना, फेब लास्ट में। तो इसलिए मैंने सोचा कि 12th का बायो स्टार्ट किया जाए ताकि एग्जाम का प्रिपरेशन भी हो जाए। तो इसलिए अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक चीज़ और पहले बता दूँ मैं आपको कि प्लीज़ आप कोशिश कीजिएगा क्लास में ही याद हो जाए, ना? और क्लास को पूरा देखिएगा अच्छे से जब भी टाइम मिले। और मैंने थोड़ा-सा चैप्टर आगे-पीछे क किया है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। आप सीधा देखिएगा टॉपिक और कंटेंट पढ़ सकते हैं, ना? बाकी आपको चैप्टर वाइज़ कंटेंट मिलता चलेगा, आप उसको अच्छे से पढ़िएगा। चलो हम स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मुझे यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी को पहले पढ़ाना चाहिए था, पर मैंने सोचा कि पहले एप्लीकेशन पढ़ा दिया जाए, उसके बाद में फिर नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है? तो इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन मतलब क्या है? बायोटेक्नोलॉजी जो है जनरली नॉर्मली सुन लीजिए आप कि जो बायो बायो मतलब कि लिविंग, और टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी मतलब कि टेक्निक्स, है ना? तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर टेक्निक्स यूज करके, है ना, टेक्नोलॉजी उसके ऊपर यूज करके क्या करना, कुछ न्यू प्रोडक्ट्स बनाना। जैसे कि एंजाइम्स हैं, है ना? एंजाइम्स के बाद में फिर प्रोटीन वगैरह, या फिर कोई दवाई वगैरह प्योर फॉर्म में और अच्छी फॉर्म में बना के, और उसको कम दाम पे सप्लाई किया जाए। तो यही है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। फर्स्ट इसका एप्लीकेशन है, क्या है? एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिकल फील्ड। देखो यहाँ पर क्वेश्चन किस टाइप से आता है बोर्ड में, कि मेडिकल फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस क्या है, या एग्रीकल्चर में क्या है, इस टाइप से सारे आते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कैसे करना है, ये कंटिन्यू करें। चलो, तो देखो, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिकल फील्ड। देखो मेडिकल फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट होता है बायोटेक्नोलॉजी। कैसे? कैसे इसमें क्या होता है कि बहुत सारी मेडिसिन्स बनाई जाती है लो कॉस्ट पर और प्योर फॉर्म में, है ना? किसके लिए? जो इनिशियल स्टेज में डिसीज का डायग्नोसिस कर, मतलब कि हो सकता है कि स्टार्टिंग में कभी कभी होता है स्टार्टिंग में डिसीज का पता नहीं चलता, कोई लाइलाज बीमारी हो गई और उसके बारे में पता नहीं चलता है। तो पता कैसे चलेगा? ये जो मेडिकल फील्ड है उसमें जो कुछ मेडिसिन है या फिर कोई टेस्ट वगैरह, तो ये पहले इनिशियल स्टेज में डिसीज को पता करने की, हाँ ये बीमारी है तो इसका ट्रीटमेंट इस टाइप से किया जाए, है ना? और उसका पॉसिबल एज पॉसिबल उस बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से उसका ट्रीटमेंट किया जाए। ठीक है, देखो अभी तक की कंडीशन में अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में 30 रिकॉम्बिनेंट ड्रग्स बन चुके हैं ना। रिकॉम्बिनेंट बोले तो क्या बोल सकते हैं, मतलब कि मॉडिफाइड करके, है ना, अलग किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वायरस इंजेक्ट करके, या फिर कोई वेक्टर इंजेक्ट करके, और रिकॉम्बिनेशन करके, मतलब कि देखो रिकॉम्बिनेशन का मतलब ये समझो कि एक डीएनए है ना, एक किसी सेल का एक डीएनए है, उसके अंदर वेक्टर या फिर फॉरेन वेक्टर ऐड करके, या फॉरेन डीएनए ऐड करके उसमें कुछ मॉडिफाई किया जाए, उसी से जो डीएनए बनता है उसको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर रिकॉम्बिनेंट। अब जहाँ पे ड्रग्स बन रहा है इसलिए यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट ड्रग्स हो जाएगा। और इस जो 30 रिकॉम्बिनेंट ड्रग्स हैं उनमें से जो 12 है ना, 12 वो इंडिया में यूज है ना, यूज हो रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे हम। तो जैसे बहुत सारे क्या होता है कि केटल्स का पेनक्रियास होता है। पेनक्रियास बोले तो अग्नाशय, है ना? अग्नाशय की हेल्प उससे क्या बनता है, इंसुलिन बनता है। जैसे इंसानों का जो पेनक्रियास होता है वो भी इंसुलिन बनाता है। पेनक्रियास के अंदर जो बीटा सेल होती है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। तो केटल्स का जो इंसुलिन होता है वो क्या करता है, वो कहाँ से निकलता है? वो पेनक्रियास से निकलता है। ठीक है, और जो पेनक्रियास से, पर ये जो इंसुलिन होता है ये क्या करता है, ह्यूमन बॉडी में एलर्जी प्रोड्यूस कर सकता है और इम्यून सिस्टम पर एडवर्स इफेक्ट डाल सकता है। तो इसलिए ऐसी कंडीशन होने की वजह से क्या हुआ, जैसे आपने देखा होगा क्या बोलते हैं,
अपना जो पिग होता है ना, पिग के जो पिग का पैंक्रियास होता है, उससे भी इंसुलिन बनाया जाता है और उस इंसुलिन को इंसानों में ट्रांसफ़र किया जाता है। वो वाला वर्किंग होता है। बाकी कुछ कैटल्स में जो पैंक्रियास होता है, वहाँ से जो इंसुलिन बनता है, वो वाला क्या करता है? प्रोड्यूस करता है एलर्जी। ठीक है? हाँ, अब जो इंसुलिन बनता है, उस इंसुलिन को कुछ बायोटेक्नोलॉजी में प्रोसेस किया जाता है। तो क्या किया जाए, क्या पहले क्या किया जाता है कि इंसुलिन जो है वो किससे बनता है? प्रो इंसुलिन से, है ना? किससे बनता है? प्रो इंसुलिन से। और जो प्रो इंसुलिन होता है, वो बना होता है 3 पॉलीपेप्टाइड चेन से। 3 कौन-सी? ए, बी और सी, है ना? पेप्टाइड चेन्स जो होती है, मतलब पॉलीपेप्टाइड मतलब कि पॉली मतलब कि मोर देन 1, पेप्टाइड मतलब कि प्रोटीन टाइप, है ना? प्रोटीन का जो चेन्स होती है, प्रोटीन के बीच में जो बॉन्ड होता है, उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स बना होता है कितना? 3 है, ए, बी, सी। और क्या बना होता है? ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है कि प्रो इंसुलिन जो है वो किससे कितने पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है? 3, ए, बी एंड सी। हाँ, अब एक जब ये मैच्योर होता है प्रो इंसुलिन, तो इसमें से जो सी वाला पॉलीपेप्टाइड चेन है वो सेपरेट हो जाता है और उसके बाद में ए और बी बचा रहता है। तो जब ए और बी पॉलीपेप्टाइड चेन है, इससे जो बना होता है वो होता है कौन-सा? वो होता है इंसुलिन। क्लियर है? और यहाँ पर जो ए और बी ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, इनके बीच में होता है डाइसल्फ़ाइड बॉन्ड। देखो क्लास में जो मेरे नोट्स हैं, नोट्स में हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ याद रखना। अगर हाँ, आपको हो सकता है कि अगर हिंदी में दिक्कत हो, मतलब इंग्लिश में दिक्कत हो, हिंदी वाले बच्चों के लिए, अगर इंग्लिश में दिक्कत हो तो हिंदी में सिर्फ़ मेरी बातें सुन लो, है ना? और देखते चलो साथ में, तो उससे भी याद हो जाएगा, है ना? ये याद रखना कि जो इंसुलिन होता है वो कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है? 2। क्लियर है? एक ए एंड बी, और जो प्रो इंसुलिन है वो 3 चेन से है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यूज़ इन जीन थेरेपी। देखो यूज़ इन जीन थेरेपी कौन-कौन सी जीन थेरेपी हो जाएगी? तो देखो अ, जीन थेरेपी में क्या होता है कि जो जेनेटिकल डिसीज़ होती है, उनकी ट्रीटमेंट के लिए जीन ट्रांसफ़र किया जाता है। कैसे किया जाता है? कि जो एक नॉर्मल जीन है या डीएनए सेगमेंट है, उसमें उसको ट्रांसफ़र किया जाता है जो जेनेटिकल डिसीज़ का जो डीएनए होता है, उनमें। कैसे समझो एक बार। क्या होता है कि कोई इंसान मान लो कि बीमार है ना? और बीमारी उसमें कोई जेनेटिकल लाइलाज बीमारी है, जो कभी भी सही नहीं हो सकती। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उस इंसान का जो डीएनए है, उसमें एक नॉर्मल डीएनए मतलब जो हेल्दी है, वो डीएनए उसमें ट्रांसफ़र करेंगे और जो ट्रांसफ़र करने के बाद में उस जो डिसीज़ डीएनए को रिप्लेस कर दिया जाता है या डिसीज़्ड जीन को रिप्लेस कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो जो डिसीज़ है, जेनेटिकल डिसीज़ वो क्या हो जाती है, हट जाती है अपनी डिसीज़्ड पर्सन से। क्लियर है? तो सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट में एक छोटी-सी लड़की जो है 4 साल की लड़की है, उसमें एक डिसीज़ को ट्रीट किया गया था। कब किया गया था? तो वो किया गया था 1990 में, है ना? 1990 में। उसमें क्या गया था, जो 4 साल की लड़की है उसमें एक एडीए, है ना? एडीए न की डेफिशिएंसी को कंप्लीट किया गया था। कैसे किया गया था? जो एडीए का फुल फॉर्म है एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। इसकी एंजाइम क्या बोलते हैं? इस एंजाइम की कमी को पूरा किया गया था जीन थेरेपी की हेल्प से। ठीक है? अब ये जो एडीए एंजाइम ये करता क्या है? तो ये करता है इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है ना? इम्यून सिस्टम के लिए ये एंजाइम ज़रूरी होता है। ठीक है? चलो आगे बढ़ेंगे हम। तो एक और डिसीज़ है सिड्स। सिड्स कौन-सी हो जाएगी? सीवियर इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना? सिड्स जो डिसीज़ है, उसमें भी वो भी क्या होगी? एक जेनेटिकल डिसीज़ है। अब इसका भी ट्रीटमेंट जीन थेरेपी के थ्रू किया गया। इसमें क्या करते हैं कि
जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं ना, उस मेथड में क्या किया, जैसे जो सिट्स डिसीज़ में बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, उससे उसका ट्रीटमेंट किया जाता है ना? सीवियर इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है, उसमें क्या होता है कि इम्यून सिस्टम डिक्रीज़ हो जाता है पूरी तरीके से, उसमें कमी हो जाती है इंसान में, और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट तो करेंगे, पर पहले उसको इंजेक्शन देंगे कौन-सा? एडीए का। क्यों एडीए का इंजेक्शन? अभी मैंने बताया कि एडीए एंजाइम जो है वो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है ना, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। इसलिए उसमें इंजेक्शन लगाएँगे एडीए का। हाँ, और नेक्स्ट क्या है, ये जो थेरेपी है, जीन थेरेपी में क्या करते हैं, ये जो डिसीज़्ड पर्सन है, उस डिसीज़्ड पर्सन का लिम्फोसाइट सेल एक्सट्रैक्ट करेंगे, है ना? और उसके बाद में उसमें कोई एक्सटर्नल डीएनए एंटर करवाएँगे, किसकी हेल्प से? तो वो रेट्रोवायरस, अब रेट्रोवायरस यहाँ पर यूज़ किया गया है, बहुत जगह पे वेक्टर यूज़ किया जाता है ना? वेक्टर जैसे कि क्या बोल सकते हैं उसको, टेक पॉलीमरेज़, इस टाइप से जो वेक्टर वगैरह जो होते हैं ना, पीजीएमटी, इस टाइप से जो वेक्टर होते हैं वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर यूज़ किया था क्या, रेट्रोवायरस, और उसमें होने के बाद में जो लिम्फोसाइट सेल्स हैं, लिम्फोसाइट सेल्स में जो एंट्री होने के बाद में ट्रांसफ़र करवाया किसमें? डिसीज़्ड पर्सन में, और जिससे क्या होगा, उसके अंदर एडीए एंजाइम प्रोड्यूस होगा, जिससे क्या होगा, उसकी क्या बोल सकते हैं, उसका इम्यून सिस्टम है वो बूस्ट हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? इसको एक बार और समझा देता हूँ। क्या है कि किसी डिसीज़्ड पर्सन में क्या करेंगे, पहले लिम्फोसाइट सेल एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद में उसमें जो एक्सटर्नल डीएनए है ना, नॉर्मल डीएनए, वो उसमें एंटर करवाएँगे रेट्रोवायरस की हेल्प से, और रेट्रोवायरस के एंट्री होने के बाद में क्या होगा, उस लिम्फोसाइट सेल को फिर से डिसीज़्ड पर्सन के अंदर एंटर करवा देंगे। जिससे क्या होगा? जिससे ये होगा कि एडीए एंजाइम प्रोड्यूस होने लगेगा, है ना? उस एक्सटर्नल डीएनए की वजह से, और उसका जो इम्यून सिस्टम है वो बढ़ जाएगा। ठीक है? ये जो प्रोसेस है, ये जनरली एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो जानी चाहिए, तभी सही रहता है। बाकी जब बाद में रहता है तो थोड़ी प्रॉब्लम फेस होती है। चलो आगे बढ़ेंगे। तो एप्लीकेशन इन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, जो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस होता है उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। ठीक है? इसमें क्या करेंगे, जो बायोटेक्नोलॉजी है, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है कब? जब कोई डिसीज़ को इनिशियल स्टेज में पहचानना हो, उसका ट्रीटमेंट करना हो, तो उसके लिए ये बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। तो जनरली जो अपना ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट होता है, इसमें भी इसमें क्या होता है, किसी भी डिसीज़ को पहचानने के लिए करते हैं, है ना? डायग्नोज़ करने के लिए। पर कभी-कभी इनिशियल कंडीशन वाली जो डिसीज़ होती है, वो वहाँ पर समझ में नहीं आती है ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट से, तो इसलिए यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी यूज़ होती है। तो यहाँ पर कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी होगी बायोटेक्नोलॉजी में? तो एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि एक नॉर्मल सेल में एक फॉरेन डीएनए या एक्सटर्नल डीएनए उसमें ऐड किया जाता है, और ऐड करने के बाद में जो डीएनए बनता है उसको बोलेंगे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है? और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, इसको जो बायोटेक्नोलॉजी का एक चैप्टर है उसमें मैं बताऊंगा। इसमें क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में ये पीसीआर है ना? पीसीआर, मैं आपको किसी दिन आपको पीसीआर मशीन भी दिखाऊंगा, या फिर जब पीसीआर जो बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है उस वो पढ़ाऊँगा, तब मैं आपको पीसीआर मशीन भी बताऊँगा कि कैसे होता है, पीसीआर ट्यूब्स बताऊँगा। ठीक है? चलो आगे बढ़ेंगे। एलाइज़ा, एलाइज़ा टेस्ट में भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। देखो एलाइज़ा का फुल फॉर्म पूछा जाता है कौन-सा? एंजाइम्ड लिंक्ड इम्यून सोर्बेट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सोर्बेट एसे। क्लियर है? ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन में क्या है? पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन मतलब कि जनरली बता दूँ आपको कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक
डीएनए सेगमेंट या फिर अपना न्यूक्लिक एसिड है, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाई जाती है, मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, तो उसे हम बोलेंगे पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन। अब ये पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन में क्या-क्या चीज़ें यूज़ होती है? तो पहले यूज़ होता है एक टेम्पलेट, ठीक है? टेम्पलेट मतलब कि अपना जो डीएनए या आरएनए जो भी हम यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद में यूज़ होता है फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर, ठीक है? प्राइमर मतलब कि एक टाइप से एक सीक्वेंस होता है जो अपना टेम्पलेट का सीक्वेंस है उसको आगे कंटिन्यू करेगा। और फिर नेक्स्ट आता है ड्रीम टेक मास्टर मिक्स। ड्रीम टेक मास्टर मिक्स भी बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हो आप मास्टर मिक्स डायरेक्टली, ठीक है? तो जो मास्टर मिक्स है वो उसके अंदर MgCl2 होता है और उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ज़रूरत पड़ती है ना एडीपी, एटीपी सारी होते हैं उसमें और साथ में फिर H2O वॉल्यूम मेकअप के लिए होता है। क्लियर है? चलो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ, अब देखो इन पीसीआर टेक्निक डीएनए प्रोब्स प्रोड्यूस बाय ऑटो रेडियोग्राफी बाय फिंगरप्रिंटिंग ऑफ डीएनए ऑफ डाउटफुल पर्सन। इसमें क्या होता है जो पीसीआर टेक्निक में अभी जैसे मैंने आपको बताया ना कि फिंगरप्रिंटिंग ऑफ डीएनए ऑफ डाउटफुल पर्सन। देखो जो डाउटफुल पर्सन होता है उसका फिंगरप्रिंटिंग से डीएनए लिया जाता है ना? और उसके बाद में उसमें जैसे आपने कभी देखा होगा जो बहुत सारे लोग क्राइम पेट्रोल देखते होंगे या सीआईडी वगैरह देखे होंगे। जब वहाँ पर कोई मर्डर हो जाता है तो वहाँ से वो ब्लड सैंपल लेते हैं या फिर कहीं पर जैसे आपने देखा हो किसी ने किसी को अम, शूट कर दिया। तो जो बंदूक है उस बंदूक पर अपना जो क्या बोलते हैं डाउटफुल पर्सन है उसका जो डीएनए चेक करते हैं कि हाँ ये डीएनए अब डीएनए तो बहुत कम अमाउंट में होता है उस कम अमाउंट वाले डीएनए को यूज करते हैं और यूज करने के बाद में पीसीआर टेक्निक में डालते हैं पीसीआर मशीन में डालते हैं और फिर वहां से क्या होगा उसका मल्टीप्लिकेशन होता है फिर उसका बेंड देखा जाता है अब ये चीज भी आपको दिखाऊंगा कि बेंड्स कैसे दिखते हैं ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे हम तो ये ऐसी-ऐसी टेक्निक्स का यूज़ करके जैसे बहुत सारी बीमारी जैसे कैंसर है और बहुत सारी डिसीज़ होती है उनका टेस्ट किया जाता है ना, उनका डायग्नोसिस किया जाता है। हाँ, अब एक और चीज़ है यहाँ पर ये चीज़ याद रखना एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि एलिज़ा टेस्ट जो होता है वो किसके लिए यूज़ होता है? तो वो होता है एचआईवी एड्स के लिए। एलिज़ा का फुल फॉर्म अभी मैंने बताया एंजाइम लिंक्ड इम्यून सोर्बेट एसे ये फर्स्ट स्लाइड में होगा मतलब इसकी जस्ट स्लाइड पहले वाली में और एचआईवी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस क्लियर है? और एड्स का क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम क्लियर है? हाँ और विडाल टेस्ट जो होता है वो किसके लिए होता है वो होता है टाइफाइड के लिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और जो बायोप्सी टेस्ट होता है वो किसके लिए वो होता है कैंसर के लिए ठीक है और एक A1C जो टेस्ट होता है A1C जो टेस्ट होता है वो होता है डायबिटीज के लिए तो ये याद रखना है आपको है ना चलो आगे बढ़ेंगे हाँ एप्लीकेशन इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स एप्लीकेशन इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स अब जो ट्रांसजेनिक एनिमल है उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है उसमें कैसे होता है देखो ट्रांसजेनिक एनिमल जो होते हैं उनमें क्या होता है कि देखो ये ट्रांसजेनिक एनिमल पहले समझो क्या होता है ट्रांसजेनिक एनिमल मतलब कि किसी भी एनिमल्स जो रियल एनिमल्स होते हैं उनके डीएनए से या फिर उनकी कॉपी है ना उनकी कॉपी या फिर उनका क्लोन है ना उसी को हम बोलेंगे क्या ट्रांसजेनिक एनिमल क्लियर है या फिर ऐसा समझ सकते हो कि दो एनिमल है उन दो एनिमल के अलग से उनने एक्सटर्नली उनने गैमेट्स बाहर निकाले ठीक है फीमेल मेल के गैमेट्स निकाल के फिर उसको अलग से टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करवाया फर्टिलाइज करवाने के बाद में फिर उसको जन नेक्स्ट जैसे उसका बर्थ ना हुआ हो है ना और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स जो जिनका बर्थ नहीं हुआ डायरेक्टली वो अलग से बनाए गए हो तो इस टाइप से जो एनिमल होते हैं वो सेम होते हैं जो मेन रियल वाले जो एनिमल्स होते हैं उनके जैसे ही होते हैं पर ये बोल सकते हैं इनको जन्म नहीं दिया गया है ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे इसमें क्या होता है कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं उनमें
फ़ॉरेन डीएनए होता है ना? फ़ॉरेन डीएनए जैसे बोल सकते हो कि उनका जो मेन एनिमल है, उनका डीएनए लेकर उसके अंदर कुछ ऐड करके और फिर से नए एनिमल्स बनाए गए, तो उनको हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल। क्लियर है? हाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर क्लोनिंग की हेल्प से। ठीक है? मैंने अभी बताया था क्लोन हाँ, तो देखो एग्ज़ाम्पल के तौर पर जैसे माइस है, चूहा है, खरगोश, है ना? काऊ, फिशेस ये सारे एनिमल्स बनाए गए हैं, मंकी वगैरह सब बनाए गए हैं। हाँ, अब देखो इसमें कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल है 95% चूहे बनाए गए। क्यों? क्योंकि चूहों की जो बॉडी होती है, वो सेम इंसानों जैसी ही होती है ना? तो उसमें अगर इंसानों पे टेस्ट करेंगे तो इंसान मर भी सकता है ना? मर भी जाते हैं। पर जब चूहे जो होंगे, उन पे अगर होगा एक्सपेरिमेंट तो अगर वो मर भी जाते हैं तो कोई इतना वो नहीं होगा। पर कंडीशन यहाँ पर ये कि जो रियल वाले चूहे होते हैं उन पे नहीं किया जाता है। उनका कॉपीज़ जो उनका क्लोन बनाया गया होता है, उन पे किया जाता है एक्सपेरिमेंट ताकि क्योंकि उनका जन्म ही नहीं हुआ है तो वो मर जाएँगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, वो जो बायोकेमिकल के प्रोडक्शन के लिए और उनकी स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। है ना? जैसे अभी मैंने बताया कि कोई दवाई बनी है, वो दवाई अगर इंसानों पे टेस्ट करेंगे तो कोई कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कोरोना, है ना? तो कोरोना के टाइम पे क्या हुआ? कोरोना के टाइम पे जब फर्स्ट वैक्सीन बनी, तो वो क्या डायरेक्टली इंसान में ट्रांसफ़र कर दी ट्रीटमेंट के लिए? तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि उसमें ट्रांसफ़र कर दी गई होती, तो वो इंसान पे एडवर्स इफ़ेक्ट भी डाल सकती थी और वो इंसान खत्म हो सकता था। वैसे भी खत्म हो रहे थे पर जल्दी खत्म हो जाता। पर यहाँ पर क्या किया वो पहले सबसे पहले मंकी पे ट्राई की गई। मंकी पे ट्राई की, अगर मंकी पे कोई एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं डाला तो फिर वो इंसानों में ट्रांसफ़र की गई। ठीक है? तो देखो, जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं वो किसके लिए यूज़ होते हैं जनरली? वो होते हैं स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी। किसी दूसरे एनिमल्स या फिर इंसानों की किसी भी इंसान या फिर कोई भी एनिमल्स होते हैं उनकी फिजियोलॉजी के लिए, है ना? उनकी फिजियोलॉजी की स्टडी के लिए फिर जो एनिमल्स के डेवलपमेंट की स्टडी के लिए, कोई नई डिसीज़ आई है तो उस नई डिसीज़ की स्टडी के लिए, डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं और बायो प्रोडक्ट्स जो होते हैं जैसे एंजाइम है, दवाई वगैरह कुछ होती है, मेडिसिन्स वगैरह, है ना? प्रोटीन वगैरह तो उनके प्रोडक्शन के लिए, उनके टेस्ट के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए, कोई वैक्सीन प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए और कोई ड्रग्स वगैरह इन सभी चीज़ों को टेस्ट करने के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ किया जाता है। ठीक है? हाँ, अब एक और चीज़ अब ये चीज़ याद रखने जैसी है, आप ध्यान से सुनिएगा। देखो अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है ना, अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम है, वो कहाँ से मिला? वो ट्रांसजेनिक एनिमल से मिला। ठीक है? अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं? इसका यूज़ करते हैं एम्फाइसेमा डिसीज़ के लिए, है ना? एम्फाइसेमा डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम। क्लियर है? फिर एक और चीज़ होता है कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं कुछ एंजाइम और वो एंजाइम किसके ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरत होता है? वो होता है फिनाइल कीटोन यूरिया जो होती है, एक डिसीज़ है ना? जिसमें कि यूरिन में कीटोन बॉडीज़ मिल जाती है ना? कीटोन बॉडी फिनाइल कीटोन बॉडीज़ मिल अगर होती है या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस मतलब कि जो लंग्स होते हैं, लंग्स में एक फाइब्रस टाइप हो जाता है तो फाइब्रस टाइप पर लेयर जम जाती है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं एंजाइम्स का और वो एंजाइम्स कहाँ से मिलेगा? ट्रांसजेनिक एनिमल से, ठीक है? फिर जो सबसे पहला जो एनिमल था, है ना? सबसे पहला जो एनिमल था ट्रांसजेनिक काऊ थी और ट्रांसजेनिक काऊ था उसका नाम क्या था? रोज़ी, ठीक है? रोज़ी थी। सॉरी कब बनाई गई थी? तो 1997 में। कब बनाई गई थी? 1997 में। देखो इसमें क्या स्पेसिफिकेशन क्या थी? तो ये थी कि जो रोज़ी का मिल्क था, वो क्या था? उसमें क्या था कि 2.4 ग्राम प्रोटीन था पर लीटर मिल्क में।
है ना? वो जब मिल्क देती थी, उस मिल्क में 2.4 ग्राम प्रोटीन था, जो जनरली काऊ के मिल्क में इतना प्रोटीन नहीं होता है, ठीक है? फिर क्या एक स्पेशल प्रोटीन था, कौन-सा स्पेशल प्रोटीन? वो था अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन। कौन-सा? अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन, ठीक है? अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन था, क्लियर? और जो दूसरी काऊ जो होती है उनमें नहीं होता है ना? और ये जो अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, ये बच्चों की जो ग्रोथ के लिए या बच्चों की न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। क्लियर? समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि जो रोज़ी मिल्क काऊ है, उसके मिल्क में कौन-सा प्रोटीन है? तो अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। प्रोटीन कितना है उसमें? 2.4 ग्राम पर लीटर। क्लियर? हाँ। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कुछ एथिकल इश्यू भी हुए हैं, ठीक है? देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश जेनेटिक इंजीनियर अप्रूवल कमेटी, ठीक है? ये फुल फॉर्म है जीईएसी का, ठीक है? जीईएसी का फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखना है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। और ये क्यों किया गया एस्टेब्लिश? फॉर स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इकोसिस्टम। तो जो इकोसिस्टम और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दूसरे, उन पर कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो, या कोई उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, मतलब किसका? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का। इसको चेक करने के लिए एक कमिटी बनाई गई, जिसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, ठीक है? जो क्या करती है जो क्या करती है उसमें मॉडिफिकेशन चेक करती है कि क्या मॉडिफिकेशन किया गया, उसका एप्लीकेशन क्या है, रिसर्च में क्या यूज हो रहा है उसका, और लास्ट में उसका डिसीजन कि ये पेटेंट किया जाए या नहीं। अब पेटेंट वर्ड जो है यहाँ मैं बता दूं, पेटेंट मतलब कि एक बायो राइट बोल सकते हैं। राइट मतलब कि अधिकार जमाना, कि ये चीज जो भी प्रोसेस है वो ये सिर्फ हमारी ही है। ये एक बोल सकते हैं अपने नाम पे करवा, जैसे घर पे होता है ना कि ये घर हमारा है, तो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो सेम यहाँ पर भी पेटेंट, जैसे आपने देखा होगा कोई कंटेंट को कॉपीराइट होता है ना? कोई कंटेंट को अगर चोरी कर लेता है या फिर अपने आप बताता है, तो वहां पर क्या कॉपीराइट लिखा हुआ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, ये पेटेंट है, यहाँ पर किसी भी प्रोसेस या मेथड को पेटेंट करवाया जाता है, ठीक है? हाँ, एक वर्ड आता है बायोपायरेसी। तो बायोपायरेसी मतलब क्या होता है कि द इलीगल प्रोविजन ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल एंड ट्रेडिशनल नॉलेज दैट अटेंडेड बाय मल्टीनेशनल कंपनीज और अदर नेशंस। देखो, बायोपायरेसी को अगर डिफाइन करें तो क्या होगा, एक इलीगल प्रोविजनल है ना? एक इलीगल प्रोविजन है, मतलब कि ये बोल सकते हो कि जबरदस्ती हथिया आने वाला, जबरदस्ती की जैसे ये जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है और दूसरे नेशन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बताते हैं कि ये चीज़ हमारी है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म मेरा है, या ये प्लांट मेरा है, ये जगह मेरी है, या कोई पेपर पब्लिश हुआ है तो वो ये मैंने दिया है। तो ये जबरदस्ती हथिया आना, इसी को हम बोलेंगे बायो पायरेसी। और ये भी बायो वाला कौन सा? लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होगा तो वो उसको बोलेंगे हम बायो पायरेसी, ठीक है? हाँ, जो सेकेंड टाइम जो अमेंड हुआ है ना, अमेंडमेंट हुआ किसमें? इंडियन पेटेंट बिल में। और उससे क्या, और किसके थ्रू? ये इंडियन पार्लियामेंट के थ्रू हुआ। और इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए गए, इसमें बायो पायरेसी और बायो पेटेंट में, ठीक है? तो इसमें कुछ और मैटर बचा हुआ है, जैसे कि चलो इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए थैंक यू, एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं चलो नेक्स्ट क्लास में। चलो।